सारे पॉइंट्स मिलेंगे कि इन डे टू डे लाइफ, इन एवरी पॉइंट, इन एवरी फील्ड we need science support or science products, and these products are made up of various elements, नॉन लिविंग एलिमेंट्स। तो ये फिजिकल मैटर को लेके जो चीज़ों को बनाया गया है उसको हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, दैट इज़ द साइंस। ये नेचुरल साइंस में पढ़े थे। जस्ट लाइक इनसाइड योर रूम वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स आर प्रेजेंट एंड दिस थिंग्स आर नॉन लिविंग। जितने भी चीज़ें आप यूज़ करते हो ना, सारी चीज़ें नॉन लिविंग है। यहाँ पे जस्ट लाइक एसी है, टीवी है और फ्रीज है, VSR, CD प्लेयर, कंप्यूटर, एवरीथिंग दीज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट्स। जितने भी चीज़ें हैं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से बने हुए। यहाँ पे वायर्स लगाए, यहाँ पे लिविंग चीज़ कोई नहीं है, नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया साइंस को कि आवर लाइफ और आवर डे टू डे लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन दी नॉन लिविंग थिंग्स एंड these are made up of various elements just like oil gas or just like they are made up of any type of non living things। ये मेंशन किए। यहाँ पे छोटा सा मैंने जितना टिक किया है उतना ही है, मतलब ब्लू मार्क जितना है वहाँ पे पढ़िए, उसी को यूज करना है। दैट इज आपके। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंटरी? सप्लीमेंटरी मीन्स क्या समझते हो, बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंटरी? एनीवन? सप्लीमेंटरी मतलब क्या समझते हैं आप? कोई भी चीज एक्स्ट्रा। ओके, सप्लीमेंटरी मीन्स एडिशनल सपोर्ट। ओके, एडिशनल सपोर्ट इट इज वन टाइप ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसेस जिसके थ्रू क्या होता है ना, आपको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं एंड उसमें सप्लीमेंट्स को आप यूज करके अपने लाइफ में जो डिफिकल्ट सिचुएशंस थे उसको आप सॉल्व कर लेते हो। ये पॉइंट्स होता है। देन नेक्स्ट आता है कि अभी थिंक करो कि साइंस के साथ हमने टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेटेड कर दिया। सो आप आईसीटी के यूजेस भी यहाँ पे दिखा सकते हो। दैट इज हमारा जो आईटी है, कंप्यूटर है, कैसा अभी के टाइम पे इंटीग्रेट करके मैन वर्क को, दैट इज जितने ह्यूमन लेबर्स मतलब ज़रूरत पड़ते थे पहले के टाइम पे कुछ एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट फॉर्मेशन करने के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए, या फिर किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, आज के टाइम पे वो क्वाइट ईजी हो गया। ये इजी क्यों हुआ? ड्यू टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द टेक्नोलॉजिकल सिस्टम। ये टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस को यूज करके इतना इजी हुआ है। उतना लिख दिए। कंसेप्ट ऑफ साइंस, आपको पहले भी मैंने बोला था साइंस कहाँ से आया है, दैट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये लैटिन वर्ड से आया है। लैटिन वर्ड में इसको बोला गया साइंसिया। साइंसिया। तो साइंसिया विच स्टैंड्स फॉर नॉलेज। जितना आप जानते हो ना, दैट इज आप नॉलेज और फिलोसॉफी का मतलब जानते हो। फिलोसॉफी मीन्स दैट इज लव ऑफ विजडम और फिलोसॉफी मीन्स लव ऑफ नॉलेज। तो नॉलेज गैदर करना अच्छा लगता है। साइंस का मतलब भी वही है, सेम है। साइंस में जहाँ पे हम नॉलेज बहुत सारा गैदर करते हैं या फिर फैक्ट्स बहुत सारा जानते हैं उसको हम साइंस बोलते हैं। तो इसको सिंपल से चीज़ों में एक्सप्लेन किया गया। द नॉलेज गेन्ड इन सिस्टमैटिक वे इज ए साइंस। जो चीज़ों को या जो नॉलेज को आप सिस्टमैटिक अरेंज करते हो, उसको अरेंज करके कैरी करते हो, अपने ब्रेन में हो या अपने स्कीमा में हो, आप रखते हो, दैट इज कॉल्ड साइंस। उसे हम बोलते हैं क्या है? साइंस बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है? यस और नो? क्लियर है? ओके देखो, अभी बहुत सारे डेफिनेशंस हैं। ऑलरेडी आपने नेचुरल साइंस से भी डेफिनेशन पढ़ा था, तो यहाँ पे ना मुझे एक छोटा सा डेफिनेशन मिला। तो दैट इज, यहाँ पे ब्लर भी हो गया ये पॉइंट, बट ये लाइन दिख रहा है। साइंस इज ए कलेक्शन ऑफ ट्रू फैक्ट, और कुछ नहीं लिखना है। आइंस्टाइन का हमने वहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया और आपको नहीं लिखना है। साइंस इज द कलेक्शन ऑफ ए ट्रू फैक्ट। आप जो ट्रू फैक्ट्स को कलेक्ट करते हो ना, तो दैट इज कॉल्ड साइंस। तो आपको नॉलेज गेन करना है तो उसको अरेंज कर लो पर्टिकुलर वे में, तो इसको हम साइंस बोलेंगे। वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइंस, अभी तो स्टार्ट है ये कि साइंस का ब्रांचेस क्या है। ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि नेचुरल साइंस में दो पार्ट आता है, दैट इज द बायोलॉजिकल साइंस एंड द फिजिकल साइंस। ये दो टाइप के साइंस हैं, एक है बायोलॉजिकल साइंस तो दूसरा है आपका फिजिकल साइंस। तो अभी देखो नेचुरल साइंस में क्या क्या है। नेचुरल साइंस और द साइंस एज ए सब्जेक्ट इंक्लूड्स वेरियस ब्रांचेस। द साइंस बेस्ड ऑन नेचुरल फैक्ट्स,
जो साइंस और जो नॉलेज नेचर के साथ जुड़ा हो उसे हम नेचुरल साइंस बोलते हैं। जो साइंस और जो नॉलेज नेचर के साथ जुड़ा हो या नेचुरल फैक्ट्स पे जुड़ा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेचुरल साइंस। अभी अगर whereas the science that is related to social activities less like with the population, with the death rate or with the birth rate or with the birth control etc, तो इसको हम कौन से एक्टिविटीज में लेंगे, तो दैट इज द सोशियोलॉजी, सोशल साइंस। ठीक है, इसमें अभी सोशल साइंस में क्या क्या है, सोशियोलॉजी है, सिविक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है एटसेट्रा। सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स कम्स अंडर द ग्रुप एब्स्ट्रैक्ट साइंसेस। तो इसलिए आपको समझ आया अभी जितने सब्जेक्ट्स आप लोग पढ़ते हो ना, इवन इफ आर्ट्स, इवन इफ कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, जो भी आप लोग पढ़ते हो ये सारा साइंस का ही एक पार्ट है। ग्रुप में इसको हमने डिवाइड किया ओनली। तो दैट मीन्स साइंस इज द बिगर टर्म एंड ऑल द डिसिप्लिन्स आर कैम अंडर दिस। तो ये सारे डिसिप्लिन्स हैं एक एक निर्दिष्ट उद्देश्य के साथ, निर्दिष्ट और पर्टिकुलर एम्स और ऑब्जेक्टिव्स के साथ ये सारे मेंशन्ड होते हैं। इतना ही है, ठीक है। अभी अगर मैं चलूँ बेसिक साइंस, तो बेसिक साइंस में दो चीज़ आते हैं, एक होता है फिजिकल साइंस और एक होता है लाइफ साइंस। फिजिकल साइंस में अगेन आपको पता है ऑलरेडी, हमने थोड़ा बहुत आपको आइडिया इसलिए दिया था, देखो यहाँ पे फिर से है, जब नेचुरल साइंस का बात आता है तो हमें थोड़ा डिटेल लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे मेंशन है कि फिजिकल साइंस में क्या क्या चीज़ें हैं ना। फिजिकल साइंस में जियोलॉजी आएगा, एस्ट्रोलॉजी आएगा, केमिस्ट्री आएंगे, फिजिक्स आएंगे एट्सेट्रा। बट लाइफ साइंस में दो पार्ट्स हैं। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ब्रांचेस बट टू मेन ब्रांचेस आर देयर। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो कि वन इज द बॉटनी एंड अनदर वन इज द आपका जूलॉजी। तो जूलॉजी इज रिलेटेड टू ह्यूमन बींग्स, दैट इज अ लिविंग थिंग्स, और ह्यूमन बींग्स एंड ह्यूमन बींग्स रिलेटेड जितने भी साइकिल्स हैं। अगेन अगर बॉटनी में जाते हैं तो बॉटनी रिलेटेड जो भी है दैट इज द प्लांट रिलेटेड। तो प्लांट्स एंड जो भी आया थिंग्स आए तो दैट इज बॉटनी। अभी और एक चीज़ है बायोलॉजी में, और भी चीज़ें हैं, दैट इज द जितने लिविंग थिंग्स हैं, नॉट ओनली द ह्यूमन बींग्स बट ऑल्सो द एनिमल्स, बर्ड्स एट्सेट्रा, डिफरेंट टाइप ऑफ रेप्टाइल्स एट्सेट्रा यहाँ पे आ जाता है। हो गया, तो इतना आपको थोड़ा बहुत करके समझाएगा बॉटनी एंड जूलॉजी करके। अभी बायोलॉजिकल साइंस क्या है, बायोलॉजिकल साइंस का स्टोरी याद रखना है, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस का स्टोरी याद रखना है। तो बायोलॉजिकल साइंस में फर्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन लामार्क एंड ट्री विरानस, ट्री विरानस, दैट इज कॉल्ड ट्रिवेरानस, ट्रेवेरानस, ठीक है, ट्रेविरानस। तो इसको प्रोनाउंस करने से पहले ट्री विरानस बोलो, फिर एक साथ जब करोगे ट्रेवेरानस, ठीक है, ट्रेविरानस। सो लामार्क एंड ट्रेविरानस, टू साइंटिस्ट ऑफ 1802 एडी, बहुत पुराने 1800 टू एडी के हैं, गिव द नेम बायोलॉजी टू द सिस्टमैटिक स्टडी रिलेटेड टू क्रिएचर और लिविंग थिंग्स। उन्होंने ये टर्म दिया है बायोलॉजी। क्यों, हम जब लिविंग बींग्स के ऊपर सिस्टमैटिक पढ़ने लगे, स्टडी करने लगे कि कौन से लिविंग बींग्स है, कैसा है, कैसे एक्टिविटीज करता है, क्या करता है, तो उसके ऊपर से पता चला द दैट इज कॉल्ड, ये लिविंग थिंग्स के ऊपर है तो हमने इसको बोला बायोलॉजी। जितने भी लिविंग थिंग्स और लिविंग क्रिएचर्स हैं, यहाँ पे देखो लिविंग क्रिएचर्स बोला हमने, ओनली ह्यूमन बींग्स नहीं बोला, ओनली लिविंग क्रिएचर्स बोला। प्लांट्स आर ऑल्सो अलाइव, उनके अंदर भी जीवन है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया। तो बायोलॉजी टू ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है, दो ग्रीक वर्ड से इसको लिया गया है। फर्स्ट वन इज द बायोस एंड सेकेंड वन इज द लोगोस। फर्स्ट वन इज द बायोस एंड सेकेंड वन इज द लोगोस। लोगोस मीन्स आप जानते हो टू स्टडी, दैट इज आपको कहीं पे भी बायोलॉजी, तो लॉजी मीन्स टू स्टडी, और दैट इज कॉल्ड स्टडी मटेरियल और डिस्कोर्स जिसे हम पढ़ना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। एंड बायोस मीन्स होता है लाइफ, ठीक है। तो बायोस मीन्स हो गया लाइफ। तो बायोलॉजी कैन बी टर्म्ड एज द स्टडी ऑफ लाइफ, इसलिए बोला गया बायोलॉजी को कि ये स्टडी ऑफ लाइफ है। ये ऑलरेडी आप लोग जानते हो। इतना पोर्शन लिख के थोड़ा सा ओनली दे के आप फर्दर चले जाओगे, बिकॉज ऑलरेडी
अपनी ये पोर्शन को मेंशन कर दिया, बॉटनी इज रिलेटेड टू प्लांट्स और एज द जूलॉजी इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ एनिमल्स, इतना मेंशन कर दिया। तो बायोलॉजी को हमने क्या बोला, द साइंस ऑफ स्टडी वेयर और दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑलरेडी मेंशन्ड हो गया, ये तो आप लोग सब जानते हो, ये चीज सब +2 से लेके, +2 क्या उससे छोटे से भी हम लोग पढ़ते हैं। देन आया डिस्क्राइब द नेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, अभी बोला कि बायोलॉजिकल साइंस का हिस्ट्री बताओ। अभी हिस्ट्री में आपने जो ऊपर पॉइंट्स पढ़े ना, दैट इज द लामार्क एंड ट्रिवेरानस, तो उनका पॉइंट को भी यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। बायोलॉजिकल साइंस क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए नेचुरल साइंस व्हिच स्टडी और व्हिच इज डील्स विद और व्हिच डील्स विद सॉरी व्हिच इज हो जाने से डिल्ट हो जाएगा, एंड व्हिच ओनली लिखने से डिल्स होगा। तो which deals with the study of living organisms, including their structure, their life cycles, their functions, growth, evolution, distribution and taxonomy। इतने पॉइंट्स को करना है कि हम क्या समझते बायोलॉजिकल साइंस का मतलब इतना हो गया। 10 biological science involves the studies of all kinds of microorganisms, plants and animals। ये 5 kingdom classification से आप लोग जानते हो कि वहाँ पे कौन कौन थे, ठीक है। तो जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं हमने उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम दे दिया, एंड जितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स बोल रही हूँ सॉरी माइन्यूट लिविंग ऑर्गेनिजम्स को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में डाल दिया, एंड जो थोड़े से साइज में बड़े हैं, दैट इज कुछ सेंटीमीटर्स के हैं, थोड़ा सा बड़ा हो गया, तो उनको हमने एनिमल्स ग्रुप में रखा। एनिमल्स मतलब अभी देखो कुछ सेंटीमीटर से लेके कुछ फीट तक हो सकता है हम लोग, ठीक है। तो दैट इज उनको एनिमल्स में हमने रख दिया, एंड प्लांट्स में जितने भी टाइप का हर्ब्स श्रब्स ट्रीज प्लांट्स सब कुछ मोसस सबको इंक्लूडेड किया गया, ठीक है। अभी बायोलॉजिकल साइंस इज रिलेटेड टू मैनकाइंड एवर सिंस द ओरिजिन ऑफ मैन। आपने अगर बायोलॉजिकल साइंस पढ़ा होगा जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपने डिटेल जाना, दैट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अगर ह्यूमन विंग्स के बारे में डिटेल जाना तो दैट इज द ह्यूमन इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन। देयरफॉर दिस ब्रांच ऑफ साइंस स्टैंड्स फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ अदर स्टडीज कंपेयर टू अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। इसलिए बोला गया कि ह्यूमंस नहीं रहेंगे तो कोई भी इंस्ट्रक्शंस जो आप देते हो या फिर कंप्यूटर रिलेटेड वर्क करते हो, कहीं पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, उसके लिए तो ह्यूमंस चाहिए, because humans have this capacity। so humans के पास उसके कैपेसिटी है जो वो सारे चीज़ों को कर सकता है, कैपेबिलिटीज हैं एबिलिटीज हैं, वो परफॉर्म कर सकता है वैसा काम। एनिमल्स couldn't परफॉर्म दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। सो हम क्या कर रहे हैं कि ह्यूमंस का जो एक्टिविटीज हैं या फंक्शंस हैं उसको कहाँ से जाने, इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन से। तो उसके अकॉर्डिंग बायोलॉजी को अदर सब्जेक्ट से आगे रखा गया है, इसी रीजन से, बिकॉज पहले ह्यूमंस आएंगे तभी तो सारे डिपार्टमेंट में सारे ब्रांचेस में वर्क होगा, इसी के रिलेटेड, ठीक है। हाउएवर मैन डिपेंड्स ऑन प्लांट, ये तो आप जानते हो प्लांट्स के ऊपर हम लोग डिपेंड करते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, इसलिए तो हर्बीवोरस कार्निवोरस ऐसे होते हैं हम लोग। फूड शेल्टर क्लॉथिंग सब चाहिए हमें, दैट इज दैट कम फ्रॉम द बायोलॉजिकल साइंस, इतना मेंशन कर दिए। अभी इन जनरल अगर बोलूँ बायोलॉजिकल साइंस रिकॉग्नाइजेस द सेल as the basic unit of life, genes as the basic unit of heredity, and evolution as the engine that propels the synthesis and creation of new species। तो तीन चीज बायोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग, बायोलॉजी ने खोज किया सेल का। सो सेल इज द बेसिक यूनिट, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये तो बेसिक एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आप जानते हो, विदाउट सेल वी कैनॉट सर्वाइव, वी कैनॉट ग्रो, वी कैनॉट रिप्रोड्यूस एटसेट्रा, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर हम लोग रिप्रोडक्शन तक पहुंच गए तो वी नीड सम क्रोमोसोम्स आल्सो, बिकॉज सेल के विद इन कौन रहता है, सेल के विद इन एनर्जी क्या है, दैट इज अ क्रोमोसोम जो कैरेक्टर्स कैरी करता है। तो उसके अकॉर्डिंग genes as a basic unit of heredity and evolution as the engine, because evolution means एक न्यू चीज का आप क्या कर रहे हो, एग्जिस्टेंस शो कर रहे हो, एंड जो ओल्ड थिंग्स था उसको आप क्या कर रहे हो, वन काइंड ऑफ डिक्लाइन और रिड्यूस कर रहे हो। तो ये हो गया इवोल्यूशन, जहाँ पे टेक्सोनॉमिकल ग्रोथ होता है, एंड वन आफ्टर अनदर जो स्पीसीज नहीं है वो एक्सटिंक्शन होता है,
एक्सटिंक्शन होता है। एंड जो स्पीसीज न्यूली आते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं एनवायरनमेंट में, उनको हम बोलते हैं दैट इज द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब न्यू स्पीसीज का अराइवल हुआ, तो क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीसीज पॉसिबल होता है। तो ये तीन चीजों को आप लिखेंगे अच्छे से। It is also understood today that all organisms survive by consuming and transforming energy by regulating their internal environment to maintain a stable and vital condition. तो हमें बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एक्टिविटीज जस्ट लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल्स आल्सो परफॉर्म, that is one is excretion, another one is the that is breathing, जो प्रोसेस हो रहे वो हो गया, और रेस्पिरेशन जिसको हम बोल रहे हैं, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, पंपिंग ऑर्गेनिज सॉरी ऑर्गन सॉरी पंपिंग ऑर्गन जो है, हार्ट, हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो हो रहा है, दैट इज द ब्लड सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन कैसा होता है, कितने एनिमल्स में है। तो इतना सारा जो चीज को हमें जानना है, तो उससे क्या पता चला, सबके लिए बेसिक चीज है हमारे पास एनर्जी होना चाहिए। तो हमें एनर्जी मिलेगा माइटोकॉन्ड्रिया से, एंड उसी ट्रांसफॉर्मिंग एनर्जी के साथ यूज करते हुए हम खुद को, हमारे खुद के बॉडी के विद इन जो एनवायरनमेंट है, दैट इज कॉल्ड द इंटरनल एनवायरनमेंट, उसको हम कंट्रोल करते हैं। एंड इट इज वेरी वाइटल फॉर योर बॉडी। अगर लिविंग फोर्स नहीं हुआ बॉडी के विद इन, अगर सेल डिवाइड नहीं हुआ, तो माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी नहीं हो पाएगा, क्रेब्स साइकिल नहीं होगा, ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, कुछ भी प्रोसेस नहीं हो सकता। उसके थ्रू धीरे 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 हम वीक हो जाएंगे एंड हमारा डेथ हो जाएगा। तो दैट इज इम्पॉर्टेंट। इसके बाद आप कौन से पॉइंट्स का देखो, सब डिसिप्लिन ऑफ बायोलॉजी, ये जो पॉइंट है ना, इसको मैंने अच्छे से मार्क नहीं किया। ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसका शॉर्टकट और भी है, शॉर्टकट है। ये जो पॉइंट्स है ना, कि बायोलॉजी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको लिखना है। उस पॉइंट्स को हम बाद में देखेंगे, बिकॉज वो ब्रांचेस जैसा ही है। सब डिसिप्लिन मीन्स एक चीज से दूसरे का ब्रांचेस, ठीक है। अभी बायोलॉजिकल साइंस क्यों इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइफ, हेंस इट इज कॉल्ड लाइफ साइंस, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस इज ए सच ए वास्ट फील्ड दैट इट encompasses the study of various aspects of living organism as well as their interaction with the non-living things, and hence the study of different aspects from different branches of biology। इसलिए अच्छा, ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, that is the interaction between the living and non-living organisms and things। लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग थिंग्स, जो कनेक्शन और इंटरेक्शन क्रिएट होता है, उसको क्या बोलते हैं, कौन सा ब्रांच ऑफ बायोलॉजी का है, कौन सा ब्रांच है बायोलॉजी का, व्हिच वन, मेंशन करिए, आपको पता है। एक एनवायरनमेंट में कंटिन्यूशन हो रहा है। हाँ बोलो, बोलो बोलो। कहाँ बायोफिजिक्स आएगा बेटा, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स है जो कि हम हैं, नॉन लिविंग थिंग्स दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम ना, उसको हम इकोसिस्टम बोलते हैं। हाँ, वो कहाँ गए, भूल गए, फिजिक्स को ले आए अभी। बायोफिजिक्स इज द मैटेरियलिस्टिक थिंग, वहां पे भी नॉन लिविंग आ रहा है, बट यहाँ पे पर्टिकुलरली हमने मेंशन किया कि ये इंटरेक्शन चल रहा है। अगर हमें मैटेरियल्स को यूज करना पड़े, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली वहां पे मेंशन करेंगे फिजिकल मैटर्स। ये फिजिकल मैटर्स वहां पे मेंशन हुआ, तो दैट इज कॉल्ड बायोफिजिक्स, आप उसको बोल सकते हो। if वहाँ पे मेंशन नहीं है, तो इकोसिस्टम इज बेस्ट फॉर दिस पॉइंट। ओके, इंटरेक्शन बिटवीन द नॉन लिविंग एंड द लिविंग थिंग्स, दैट इज द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, इकोलॉजी, ये पॉइंट था, ठीक है। बायोलॉजिकल साइंस हेल्प अस टू नो मोर अबाउट आवर सेल्फ, खुद के बारे में जानने के लिए बहुत कुछ मिलेगा, खुद के बॉडी में क्या क्या रिएक्शंस हो रहे, क्या क्या हो रहे। बायोलॉजिकल साइंस helps us to know about the diversity in the living world। diversity, that is a variation, different type of variations होते हैं। just like humans का जो scientific name है होमो sapiens, तो होमो sapiens एक ही बार नहीं आया, ये तो आप लोग अच्छे से जानते हो, बायोलॉजी स्टूडेंट्स हो। आपका नेंडरथैल्स है, नेंडरथैल्स के बाद आपका बहुत कुछ था, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। तो हाँ, क्रो मैग्नन है, ऐसे ही
बहुत सारे आएंगे जहाँ से वो उनका ओरिजिनेशन हुआ है उस पॉइंट के अकॉर्डिंग। सो हम होमो सैपियंस बोलते हैं। होमो सैपियंस सैपियंस हम लोग हैं, होमो सैपियंस सैपियंस है हम लोग। तो इसके बाद का कैसा आएगा क्या आएगा वो भी हमें पता रहता है अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्सोनॉमी। बायोलॉजिकल साइंस हेल्प अस टू नो मोर अबाउट आवरसेल्फ एंड ऑलरेडी यहाँ पे और एक मेंशन हुआ डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी कहाँ पे मेंशन है? इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो व्हिटेकर क्लासिफिकेशन देख लो तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि कहाँ पे क्या है। कितने सारे हैं, मोनेरा, फंगी, प्रोटिस्टा, एनिमलिया, प्लांटी, मतलब कितने हैं, क्या क्या टाइप के हैं, उसमें क्या क्या मेंशन है, सब पता चल जाता है। ओके, तो अभी नेक्स्ट देखो, ये होता है आपका, एक्चुअली पिक्चर अच्छा नहीं है, अर्नस्ट हैकेल्स ट्री ऑफ लाइफ। तो ये नहीं चाहिए, आपको बनाना नहीं है। मैं जितना मार्क की हूँ थोड़ा थोड़ा, ये सारा हिस्ट्री है। अगर ये हिस्ट्री नहीं पढ़ेंगे तो आपको आर्यभट्ट का, आइंस्टाइन का, ये सब न्यूटन्स का, वो सारे हिस्ट्री पढ़ने पड़ेंगे रिलेटेड टू साइंस। बिकॉज उन्होंने जो पॉइंट दिया उसके ऊपर बहुत सारे बायोलॉजिकल पॉइंट्स भी डिराइव्ड हुए हैं, तो उनका पढ़ना पड़ेगा। जस्ट लाइक लामार्किज्म पढ़ना पड़ेगा या लामार्क का कंसेप्ट पढ़ना पड़ेगा। देन आपको और एक है दैट इज, हाँ, अ, आपका जो मेंडल है, मेंडल के ऊपर पढ़ना पड़ेगा। तो उतना कुछ नहीं पढ़ के हम यहाँ पे शॉर्टकट वे में कुछ पॉइंट्स मेंशन करेंगे, एटलीस्ट 10-12 पॉइंट्स होंगे। तो ये 10-12 पॉइंट्स लिख देंगे तो पूरा बायोलॉजी का एक हिस्ट्री यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट थिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजिकल साइंस ट्रेसेस द स्टडी ऑफ लिविंग वर्ल्ड फ्रॉम द एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। अगर आप देखते हो ना कि हिस्ट्री, बायोलॉजिकल साइंस का हिस्ट्री देखते हो, तो इसका जो ट्रेस मार्क है, दैट मीन्स जो हम बोल सकते हैं फ्रूट प्रिंट, और दैट इज द इंफॉर्मेशन, अगर कब से है क्या है तो आपको कहाँ से मिलेगा? फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स के अंदर आपको मिल जाएगा। द स्टडी ऑफ, जब लिविंग वर्ल्ड के ऊपर आप स्टडी करोगे तो वहाँ पे आपको डिटेलली मिल जाएगा कि एंशिएंट पीरियड टू मॉडर्न पीरियड में कैसा ट्रांजिशन हुआ है। अच्छा, एक ट्रांजिशन पॉइंट का बोलो, एक ऐसा बर्ड का नाम बोले जो पहले था अभी नहीं है, एंड दैट लिंक्ड डायनासोर्स विथ बर्ड्स और एप्स। मैं हिंट दे रही हूँ, आप ये सब लिख सकते हो यहाँ पे। यस, ऑब्वियस, आर्कियोप्टेरिक्स। तो वैसे बहुत सारे कनेक्टिंग लिंक्स मिलते हैं। बायोलॉजिकल स्टूडेंट्स हैं आप लोग, तो आप लोगों को और भी ज़्यादा बेटर आता होगा ये सब। मैं थोड़ा सा सिर्फ आपका डिस्कशन कर रही हूँ, हिंट दे रही हूँ। ओके, सो मॉडर्न, इसलिए बोला गया मॉडर्न टाइम में अभी क्या किया जा रहा है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जहाँ पे हम फुटप्रिंट्स और जस्ट लाइक उसके बॉडी के जो रिमेन, डेड रिमेन पार्ट्स हैं उसको कलेक्ट करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जानते हो, जानते हो, जहाँ पे हम मोल्डिंग करते हैं, कास्टिंग। और थोड़ा पास जाओ, हो आस पास में हो। फोसिलाइजेशन, फोसिल रिकॉर्ड्स, कलेक्शन ऑफ डाटा। ओके, मैंने मोल्ड्स, कास्ट, ये सब टर्म्स बोल दिया, दैट इज रिलेटेड टू फोसिल। ठीक है, जहाँ पे फोसिल्स को कलेक्ट, हम मैंने इसलिए मेंशन किया डेड रिमेन्स। ठीक है, डेड रिमेन्स जहाँ पे मेंशन हो गया, डेब्रीज और डेड रिमेन्स, वहाँ पे फोसिल और फोसिलाइजेशन प्रोसेस को हम एडिट करते हैं बाय कार्बन डेटिंग और एटसेट्रा, जस्ट लाइक मोल्टिंग, मोल्डिंग सॉरी, मोल्डिंग, कास्ट और क्ले को यूज करते हैं। तो वो सारे करके हम लोग निकाल सकते हैं, प्रिंट्स निकाल सकते हैं कि कैसे बर्ड्स थे उस टाइम पे, डायनासोर्स के साइजेस कितना थे, कैसे थे, कितने आकार के थे, वो सब आ जाता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट चलता है, दैट इज द ओरिजिन ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी का ओरिजिन कब हुआ, एंड इट्स अप्रोच टू द स्टडी ऑफ नेचर आर ऑलमोस्ट, और दैट इज आर मोस्ट ऑफन रेस्पेक्ट टू एंशियंट ग्रीस। अगर आप लोग मॉडर्न बायोलॉजी कब से स्टार्ट हुआ है किसी को भी पूछोगे, तो मॉडर्न बायोलॉजी अभी आप बोल सकते हो रिसेंट का ही है, दैट इज फ्रॉम द ग्रीस पीरियड। तो ग्रीस जब था उसी टाइम पे ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, एंशियंट ग्रीस, पुराना जब ग्रीस था उस टाइम से। while the formal study of medicine dates to हिपोक्रेटिस। तो हिपोक्रेटिस जिस पीरियड में थे उस पीरियड में ये था। तो हिपोक्रेटिस का पीरियड भी मेंशन है बट इतना याद नहीं रहेगा, इसलिए मैंने स्किप करके ओनली मार्क किया है। सो उसके बाद देखो, सबसे इम्पोर्टेंट
आई कौन, ये सीक्वेंस वाली है। हिपोक्रेटिस के बाद आई एरिस्टोटल। इट वाज एरिस्टोटल हु कंट्रीब्यूटेड मोस्ट एक्सटेंसिवली टू द डेवलपमेंट ऑफ बायोलॉजी। स्पेशली इम्पॉर्टेंट आर हिज हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। उन्होंने, एरिस्टोटल ने ना एक चीज नहीं किया, बहुत चीजों को किया था। दैट इज एनिमल्स कैसे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, और बर्ड्स कैसे थे, किसका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ, कौन सा एनिमल कहाँ से ओरिजिनेटेड हुआ है, सब कुछ उन्होंने अपनी बुक में मेंशन किया था। एरिस्टोटल की एक बुक थी, वहाँ पे मेंशन किया था। एरिस्टोटल्स सक्सेसर एट द Lyceum, Lyceum Theophrastus wrote a series of books of botany. तो एरिस्टोटल के बाद कौन आए, उनके ही हम बोल सकते हैं, जस्ट लाइक सक्सेशन मीन्स उसी के काम को, उनके काम को उन्होंने प्रोसीड किया था। तो कौन है ये प्रोसीडर, दैट इज टू पर्सन्स है। एट द लाइजियम बोला गया, मतलब लाइजियम एक प्लेस का नाम है, थियोफर्स्टस और एक पर्सन का नाम होता था हमारे बुक में, बट अभी वो नाम मेंशन नहीं है, क्योंकि थियोफर्स्टस एंड को वर्कर मेंशन होता है बहुत बुक्स में, बट को वर्कर यहाँ पे हमने नहीं लिखा, थियोफास्टस ओनली लिखा। थियोफास्टस रोट ए सीरीज ऑफ बुक ऑफ बॉटनी। तो उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे थे बॉटनी के ऊपर, मतलब देखो एरिस्टोटल एनिमल्स के ऊपर लिखा थे, तो आपका थियोफास्टस ने बॉटनी के ऊपर बहुत सारा बुक्स लिखा था। दैट इज जितने भी टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं उसके ऊपर उन्होंने बुक्स लिखा था। दैट इज कौन सा सर्वाइव करते हैं, कौन सा ऑलरेडी एंशियंट पीरियड में था, एंड प्लांट साइंस और प्लांट मेडिसिन, जो मेडिसिन बनते हैं प्लांट से, वो सारे ऊपर उन्होंने लिखा था। नेक्स्टली देखो, स्कॉलर्स ऑफ द मिडिवल इस्लामिक वर्ल्ड। मिडिवल इस्लामिक, मिडिवल पीरियड आप लोग जानते हो, इस्लामिक पीरियड। फर्स्ट ऑफ ऑल मिडिवल में कौन आए थे, मिडिवल में कौन आए थे, इस्लाम से आए थे, तो इस्लाम से आए थे ना। ओके, सो इस्लाम्स में इंक्लूड कौन कौन सा पर्सन है, देखो दो पर्सन का नाम मेंशन है, अल जहीज, अल दिनवारी, दैट इज अल दिनवारी, अल दिनवरी। हम लोग ऐसे लिखने के लिए किया है, अदरवाइज प्रोनाउंसिएशन में अल दिनवरी, दिनवरी। ओके, अल जहीज अल दिनवरी हु रोट ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ये दो चीज़ों के ऊपर उन्होंने लिखा था, मतलब ये दो पर्सन ने लिखा था ऑन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी मीन्स आप जहाँ पे डिसेक्शन करके इंटरनल पार्ट्स के ऊपर करते हो स्टडी, दैट इज द एनाटॉमी। एंड एनाटॉमी के विद इन आता है फिजियोलॉजी, दैट इज द बॉडी ऑर्गन्स में जो भी एक्टिविटीज हो रहे, साइकिल्स हो रहे, उसको रिलेटेड। Medicine was especially well studied by Islamic scholar working in Greek philosopher tradition, while natural history drew heavily on Aristotelian, that is Aristotelian thought. दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि एरिस्टोटल जब आए ना, उसी टाइम से मेडिसिन का डिस्कवरी होना स्टार्ट कर दिया। बट जो इस्लामिक स्कॉलर्स थे उन्होंने बहुत अच्छे से इसको डेवलप किया, उसको ग्रो करवाया, क्योंकि उनके आइडियाज़ को लेके, एरिस्टोटल के आइडियाज़ को लेके उन्होंने बहुत सारे मेडिसिन का इन्वेंशन किया था। अभी देखो बहुत फेमस पर्सन आ गया, माइक्रोस्कोप आएगा अभी। बायोलॉजी बिगन टू क्विकली डेवलप एंड ग्रो। एंटन वैन लिवेनहॉक्स ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट, ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट मीन्स बिकॉज जब सेल डेवलपमेंट हुआ था, सेल डेवलप करते हुए ये चीज़ का नीड बहुत लोगों को पता चला, सो दैट उस टाइम को हमने बोला कि ड्रामेटिक, बिकॉज ड्यू टू लैक ऑफ और ड्यू टू द लैकिंग इन डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रो स्कोप और डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, जस्ट लाइक वहाँ पे बहुत ज़्यादा मैन पावर नहीं थे माइक्रोस्कोप बनाने के लिए। जो पहला आपका माइक्रोस्कोप था वो बहुत बड़ा साइज का था, तो उसको हैंडल करना बहुत डिफिकल्ट होता था। जस्ट लाइक कैमरा, एक कैमरा पहले के टाइम पे अगर आप कैमरा देख लोगे पहले के टाइम का, तो वहाँ पे 3 से 4 पर्सन जरूरत पड़ते थे कैमरा को पकड़ के लाने के लिए, एंड बहुत बड़े साइज का भी कैमरा था। अभी तो एक पर्सन हाथ पे पकड़ के चल सकता है, बट उस टाइम पे एक पर्सन नहीं पकड़ पाते थे, तो बहुत सारा डिफरेंसेस आया था उस टाइम से अभी का देखो तो बहुत सारे डिफरेंसेस आ गए। तो उन्होंने, इट वाज देन दैट स्कॉलर्स, मतलब आपका जो एंटन वैन लिवेनहॉक का डिस्कवरी हो गया माइक्रोस्कोप के ऊपर, उसका इम्प्रूवमेंट हो गया, आफ्टर दैट बहुत सारे स्कॉलर्स, स्पर्माटोजोआ, बैक्टीरिया, इन्फ्यूसोरिया, and the diversity of microscopic life
को इन्वेंट किए और डिस्कवर किए। मतलब जो चीज डिस्कवर्ड नहीं हो पा रहा है, सपोज आप एक स्पर्म को लेकर डिस्कवर करना चाहते हो कि स्पर्म में कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं ऐसे हम लोग बोलते हैं, बट कैसे पता चलेगा? बिकॉज स्पर्म स्पर्म तो बहुत ही माइन्यूट है एंड वो लिक्विड ही रहता है। तो उसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का नीड पड़ा। तो माइक्रोस्कोप में इम्प्रूवमेंट होने के बाद इतने सारे डाइवर्सिटीज आए, तो उस डाइवर्सिटीज को उन्होंने डिस्कवर कर पाया। इतने पॉइंट्स को लिखेंगे। देन एडवांस इन माइक्रोस्कोपी, बहुत सारा एडवांसमेंट हो गया, जस्ट लाइक कैमरा में एडवांसमेंट हो रहा है ना, वैसे 19th सेंचुरी में बायोलॉजिस्ट ने सेंट्रल इंपॉर्टेंस सेंट्रल इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल को डिस्कवर किया। दैट मीन्स सेल क्यों इंपॉर्टेंट है, सेल का इंपॉर्टेंस को बताते हुए उन्होंने इंप्रूवमेंट करवाया, और भी माइक्रोस्कोप का। So then, in 1838, Sladen and Swan began promoting the new universal ideas that the basic unit of organism is the cell. ये तो आप जानते हो. Second thing, that individual cells have all the characteristics of life, although they oppose the idea. ठीक है? And all cells sum from the division of the other cells. मतलब हम लोग बोल सकते हैं 3 चीजें बोला गया। एक आप तो जानते हो, एक पढ़े हो ना, ओमिनिस सेलुलाई सेलुली, याद है? ये पॉइंट्स को क्या मतलब, इसको अगर सिंप्लीफाइड करेंगे तो क्या आएगा? बताइए, कोई भी एक बायोलॉजी स्टूडेंट बोलो। सेलुलाई सेलुली, ओमिनिस सेलुलाई सेलुली, याद है कि नहीं? यस और नो? यस। अच्छा, मैंने बोल यहाँ पे मेंशन है कि एक सेल दूसरे सेल के डिवीजन से ही प्रोड्यूस होता है। इसको हमने पढ़ा था जब सेल थ्योरी, उसमें मेंशन था ओमिनिस सेलुलाई सेलुली। याद आया कुछ? डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, याद आया अभी? सेल्स डिराइव फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब एक सेल दूसरे सेल से डिराइव्ड होता है, उत्पत्ति होता है, इन्वेंशन होता है। दैट मीन्स डिवीजन होगा तभी तो होगा ना, 1 से 2 सेल बनेंगे, 2 से 4 बनेंगे। समझ आया? ओके। थैंक्स टू द वर्क ऑफ रॉबर्ट रेमक, ठीक है, रॉबर्ट रेमक एंड रुडोल्फ वर्चो। आपने ओनली रुडोल्फ वर्चो पढ़ा है, जो कि सेल थ्योरी जब भी नाम आता है तो रुडोल्फ वर्चो करते हैं हम लोग, इनका नाम टोटल नहीं देखा है, ठीक है, बट ये पर्सन भी यहाँ पे हैं। हम लोग कुछ कुछ जगह पे ना रुडोल्फ वर्चो एंड को वर्कर्स ऐसा मेंशन करते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपको जानने के लिए। रोबर्ट रेमक Robert Remarque and Rudolf Virchow. However, by 1860s, most biologists accepted all three tenets. अभी tenets means होता है points. Tenets means होता है points. Important जो ऊपर 3 points बोले गए ना, उसी को हमने tenets बोला. Tenets of what came to be known as cell theory. And ये सारे पर्सन का जो वर्क था, जस्ट लाइक रॉबर्ट रेमेक, रुडोल्फ वर्चू, स्वान एंड स्लेडन, जितने भी पर्सन, एंटन वैन लिवेनहॉक, जितने भी रॉबर्ट हुक, तो ये सारे पर्सन्स के जो वर्क है उनको थैंक करते हुए ये टेनेट्स को, 3 टेनेट्स को डिफरेंट स्कॉलर्स ने एक्सेप्ट किया, एंड उसको ही अभी के टाइम पे हमने बोला सेल थ्योरी। सेल थ्योरी। नेक्स्ट देखो, मीनवाइल, इसके बाद सेल थ्योरी के बाद हम थोड़ा अंदर जा रहे हैं, दैट इज द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी एंड क्लासिफिकेशन बिकेम द फोकस ऑफ नेचुरल हिस्टोरियंस। मतलब जस्ट लाइक हिस्ट्री आप लोग जब पढ़ते हो, तो हिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? जो पहले लोग थे उनके बारे में। हम लोग जब टेक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं तो सेम थिंग होता है कि प्रीवियसली क्या हो चुका है, पहले क्या हो गया है, इवोल्यूशन कैसे हो गया, दैट इज द हिस्ट्री। वो हिस्ट्री पार्ट है, उसको हम पढ़ने से ऑल स्पीसीज के बारे में जान पाते हैं। स्पीसीज कैसे थे, स्पीसीज का सब क्या है, डिफरेंट जियोग्राफिकल वेरियर्स क्या है, जो जियोग्राफिकल रिलीन क्या है, या डिफरेंट टाइप ऑफ जो एरा है, हॉर्सेस इवोल्यूशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, डिफरेंट टाइप ऑफ जो आपका कंसेप्ट है, न्यू डार्विनिज्म जो आपको लगा था ऑलमोस्ट 5000 मिलियन ईयर्स एगो, आपका जो अर्थ
एग्जिस्ट करता है, ये प्रूफ हुआ, एग्जिस्टेंस उसका मिला, एंड उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस फॉर्मेशन, सब कुछ का पता चलता है ड्यू टू टैक्सोनॉमी। ठीक है। सीरियस इवोल्यूशनरी थिंकिंग, सीरियस वाला भी देखो कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए। थिंकिंग ओरिजिनेटेड विद द वर्क ऑफ जीन बाप्टिस्ट, दैट इज द लामार्क। जीन बाप्टिस्ट कौन है? दैट इज द लामार्क। सो आपको याद नहीं आ रहा जीन बाप्टिस्ट, तो आप छोड़ देना, लामार्क याद करना। तो इनको हमने जीन बाप्टिस्ट का ये नहीं करेंगे, लामार्क लिखेंगे। हु वाज द फर्स्ट टू प्रेजेंट कोहेरेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। Coherent theory. What do you mean by inheritance? What do you mean by inheritance? हाँ, कौन सा चीज? कौन सा चीज? कैरेक्टर्स और ट्रेड्स ना? कैरेक्टर्स और ट्रेड्स और फैक्टर। ओके, सो यहाँ पे मेंशन है कोहेरेंट। ओके, कोहेरेंट, कोहेरेंट थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दैट इज आल्सो रिलेटेड टू इनहेरेंट टाइप। को मीन्स होता है हाफ, हाफली जो शिफ्ट होता है। क्या? पहले के टाइम पे ये कंफ्यूजन आया, आप लोगों ने जिराफ का एक एग्जाम्पल सुना था? दैट इज, वो जिराफ पहले जस्ट लाइक उल्फ जैसा था, साइज में था, वो धीरे धीरे डेवलप्ड होते गई। क्यों हुआ? बिकॉज रिपीटेडली उसको यूज करना पड़ा अपना नेक का, सो नेक का ग्रोथ हो गया, एंड वो अपर लिप्स को खाने को ट्राई किया, बिकॉज ग्रासेस ड्यू टू द ड्रॉट वो सारे जल गए, या फिर मतलब ग्रासेस आए ही नहीं फील्ड में, सो दैट उसका नेक को वो स्ट्रेच किया, स्ट्रेचिंग करते करते बहुत सालों के बाद ये उसका नेक बड़ा हो गया, लंबा हो गया। तो ये जो पॉइंट है ना, ये हम लोग लामार्क से ही सीखते हैं, लामार्क के कंसेप्ट से, कि जो ऑर्गेनिजम्स रिपीटेडली रिपीटेडली अपने कुछ ऑर्गन्स को यूज करते हैं, ठीक है, कुछ ऑर्गन्स को रिपीटेडली यूज करते हैं रिगोरसली, दैट इज कॉल्ड, रिगोरसली बोल सकते हैं हम, रिगोरसली बोल सकते हो, या फिर रिपीटेड बोलो, रिगोरसली हम बोल देते हैं, बट आप लोग रिपीटली बोल सकते हो, रिपीटली और फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो उनका डेवलपमेंट चेंजेस हो जाता है। क्यों? ड्यू टू एडेप्टेशन। अभी देखो क्या हुआ, in pandemic situation or during the pandemic situation, we all were lived in a house normally, and we lived in simple food, we take some good uh, health sleep और हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड द मेडिसिन एंड एक्सेट्रा। तो उससे क्या हो गया ना, बॉडी बहुत रिलैक्स हो गया, कूल हो गया, एंड जिनका वेट इंक्रीज नहीं हो रहा था वो भी हो गया था। ठीक है, ये क्या है? ये जो वेट इंक्रीज या फिर हमारा जो फूड हैबिट बुरा रहना, एंड उसी टाइम पे दिल्ली में क्या हुआ कि इतना पोल्यूशन हो रहा था दिल्ली में, सडनली पोल्यूशन बहुत डिक्रीज हो गया। क्यों? बिकॉज कि वहाँ पे लोग बाहर नहीं निकले एंड व्हीकल्स नहीं चले, राइट। तो ये सारे जो प्रोसेस है, हमें जो बाउंड किया गया है कि आप घर पे रहो, घर का एनवायरनमेंट को एडेप्ट करो, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। हम ग्रहण करें कोई चीज़ों को, वो मे बी हमें एनवायरनमेंट स्ट्रेस दे, या फिर हम ट्राई करें खुद से एक जगह पे एडेप्ट करने के लिए। जो पर्सन एडेप्ट नहीं कर पाए, बाहर गए कुछ काम से, उनका डेथ हो गया, एंड जो पर्सन, क्या सुनो, ओके, थैंक यू। सो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एनिमल्स एडेप्ट करते हैं। सपोज एक न्यू एनवायरनमेंट आ गया, सडनली एक एनिमल ट्राई कर रहा है उसमें एडेप्ट करने को, एंड उसी के अकॉर्डिंग उसका बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, या फिर सम चेंजेस आर ऑलरेडी मेंशन इन योर बॉडी, और ऑलरेडी ट्राई टू फिट इन योर एनवायरनमेंट। इन योर एनवायरनमेंट मीन्स आपके एनवायरनमेंट के रिलेटेड आपका बॉडी उसमें फिट होने को ट्राई कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एडेप्टेशन। अच्छा, सपोज मैं और एक आपको थोड़ा थोड़ा रिकॉल भी करवा रही हूँ। सो सपोज एक बेयर लैंड है, ठीक है, मतलब खाली न्यूड लैंड, ओके। उसमें सडनली कुछ टाइम से क्या हुआ, बारिश होने लगा, पानी रह गया। पानी रहने के बाद तो कुछ ऐसे ही, तो आप जानते हो पॉलिनेशन के टाइम पे बर्ड्स जब सीड्स कैरी करके ले जाते, तो उस टाइम पे गिर जाता है पॉलिन ग्रेन्स, या फिर कुछ टाइम पे वो खाने का कुछ लेके जाता है, फ्लावर्स से वो हनी लेके जाता है, या फिर नेक्टर लेके जाता है, तो गिर जाता है। तो इससे क्या हुआ, सडनली उस टाइम के बाद ग्रासेस आ गए। जब ग्रासेस आए,
उसके बाद धीरे धीरे वैसे ग्रोथ होते होते एडेप्टेशन होते होते बड़े बड़े प्लांट्स आए, प्लांट्स के बाद ट्रीज आ गए। ये जो वन काइंड ऑफ कंडीशन बना कि फ्रॉम द बेयर लैंड और न्यूड लैंड टू एक बड़ा पूरा फॉरेस्ट बन गया, ट्रीज बहुत सारे आ गए, तो इसको क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ये जो ट्रांजिशन पॉइंट था फ्रॉम द बेयर लैंड टू फॉरेस्ट, तो ये ट्रांजिशन को क्या बोलते हैं? पढ़े हो, सब कोई पढ़े हो, ग्रेजुएशन का ही है। राइट, इकोलॉजिकल सक्सेशन। वैसे ह्यूमन बींग्स के भी कंडीशंस में सेम होता है, कोई पार्ट्स रिपीटेडली यूज होता है तो वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, बट हाँ, लामार्क के अकॉर्डिंग कुछ चीज पॉइंट आउट किया गया जो चीज प्रूफ नहीं हो पाया, जैसे कि हम उड़ना चाहते हैं, सो दैट हम भी बर्ड्स के जैसे फ्लैप करेंगे, बार बार फ्लैप करेंगे, हम भी उड़ने को ट्राई करेंगे, तो ये तो पॉसिबल नहीं, इट कैन नॉट बी पॉसिबल ना कि हम उड़ पाए, ये हमारा है ही नहीं एबिलिटी। तो ये लामार्क ने कुछ कुछ पॉइंट्स को रॉन्ग बताया कि हम अगर कोई चीज को बार बार यूज करते हैं तो उसका यूज के वजह से चेंजेस आ जाता है, एडेप्टेशन हम कर लेते हैं, और जो चीज यूज नहीं होता वो क्या बोल सकते हैं, वेस्टिजियल हो जाता है या फिर रूडिमेंटरी होके रहता है। जस्ट लाइक आपके जो ईयर पिना है, दैट मीन्स आपका जो ईयर का पोर्शन है जो बाहर निकला हुआ है, उसका तो कोई यूज नहीं है। जस्ट लाइक आपके काव में काव गोट और डॉग और कैट और जस्ट लाइक रैबिट्स, इनका बहुत यूज है बिकॉज वो कान से बहुत अच्छे से सुनते हैं, एंड अगर कोई फ्लाइज बैठता है बॉडी पे या फेस पे तो उसको फ्लैप करते हैं एंड उसको उड़ा देते हैं, बट हम लोग तो कर नहीं सकते, तो दैट इज अ रूडिमेंटरी। रूडिमेंटरी वैसे ही हमारा और एक है कोकिक्स पॉइंट। ठीक है, कोकिक्स पॉइंट में हमारा पहले क्या था, टेल पोर्शन था, तो अभी टेल हमारा है नहीं। तो ये सारा रूडिमेंटरी थिंग्स में हमारे पास है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन, ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन, कंबाइनिंग द बायोग्राफिकल सॉरी बायोजियोग्राफिकल अप्रोच ऑफ हमबोल्ट। हमबोल्ट, डी प्रोनाउंस नहीं होगा, हमबोल्ट होगा, ठीक है, हमबोल्ट। The uniformation of geology of Lysel Malthus, writings on population growth। तो लाइसल मालथुस जो एक पर्सन का नाम है, लाइसल ऐसा कुछ नहीं है, आप अलग कुछ मत सोचो, सेल के ऊपर भी नहीं है, लाइसल मालथुस, एंड ये दोनों पर्सन है। तो जियोलॉजी ऑफ लाइसल, तो यहाँ पे लाइसल पर्सन भी नहीं है, सॉरी पर्सन भी नहीं है, वन काइंड ऑफ आप बोल सकते हो, ये सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स है, मैंने पर्सन बोल दिया, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया। यूनिफॉर्मेशन ऑफ जियोलॉजी ऑफ लाइसल मालथूस, राइटिंग ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो यहाँ से आपको पता चला कि हमबोल्ट ने इस पॉइंट्स के ऊपर, लाइसेल के ऊपर, मालथूस के ऊपर एंड पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर अपना आर्टिकल्स दिया था, एंड ही इज ओन मॉर्फोलॉजिकल एक्सपर्टाइज एंड एक्सटेंसिव नेचुरल ऑब्जर्वेशन। उन्होंने और भी पॉइंट्स दिया था कि कोई चीज़ को बढ़ाने के लिए। तो मैंने क्या किया, इतना चीज़ तो आपको याद नहीं रहेगा, तो ब्रिटिश नेचुरलिस्ट चार्ल्स डार्विन हु forged more successful evolutionary theory based on natural selection। इतना आपको लिखना है, बीच का जो लाइसेल मालथus कुछ नहीं लिखना है। आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है बायोलॉजी के, चार्ल्स डार्विन, तो उन्होंने क्या किया, चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का एक पॉइंट रखा, नेचर सिलेक्ट अस, हमें नेचर सिलेक्ट करता है। कैसे? नेचर में आप जब रहते हो, अडेप्ट करते हो कोई चीज़ों को, दैट मीन्स आप अडेप्ट नहीं करते हो, आपका बॉडी अडेप्ट करने को ट्राई करता है एनवायरनमेंट के टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, जो भी फैक्टर्स है उसके अकॉर्डिंग, जो फैक्टर्स के साथ आप मैच हो गए तो आप एडजस्ट कर लिए, और जो नहीं हो पाया उसका डेथ हो जाएगा। जस्ट लाइक ठंडे में बहुत लोग मारे जाते हैं, कोरोना में बहुत लोग मारे गए, एडजस्टमेंट नहीं हुआ, अडेप्ट नहीं कर पाए, तो हमारा डेथ होगा। तो इसको बोला जाता है नेचुरल सिलेक्शन और नेचर सिलेक्टर्स, और नेचुरल कंसेप्ट भी आप बोल सकते हो। देन आया नेक्स्ट पर्सन, हरगोविंद खुराना, रॉबर्ट डब्ल्यू होली एंड मार्शल वारेन नीरेनबर्ग। सो इन्होंने जेनेटिक कोड के ऊपर बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया आफ्टर डीएनए।
एंड आफ्टर डीएनए वाज अंडरस्टूड, मतलब डीएनए समझने के बाद, जेनेटिक कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके ऊपर हरगोविंद खुराना ने बहुत कुछ लिखा था एंड डिस्कवरी भी किया था ट्रिपलेट कोडोन्स का। एंड रॉबर्ट डब्ल्यू होले, मार्शल वरन निरनबर्ग, सबने जो आपके 64 कोडन्स हैं एंड उसका कैसे जम्बलिंग करके आपको एमिनो एसिड्स के साथ मैच करवाना है, कॉपी करवाना है, वो पॉइंट्स को उन्होंने बताया था। सो इतना लिखना। एंड द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 1990, गोल ऑफ मैपिंग द जनरल ह्यूमन जीनोम। तो ये चीज हो गया था 1990 में एंड दिस प्रोजेक्ट एसेंशियली कंप्लीमेंट, मतलब वहां से स्टार्ट हुआ था, आर्टिकल लिखना खत्म हो गया, बट प्रोजेक्ट का जो रिसर्च था वो कंप्लीटेड हुआ 2003 में एंड उसके बाद पब्लिश्ड हुआ। देन एट द बिगनिंग ऑफ 21st सेंचुरी के बिगनिंग में अगर देखो तो बायोलॉजिकल साइंस covers covers with a previously differentiated view classic discipline like physics into research field like biophysics। तो अभी बोला गया है कि जस्ट लाइक होता है ना कवरिंग अप करना, जस्ट लाइक वैसे ही कि हमारा जो बायोलॉजी है वो फिजिक्स के साथ बहुत ही रिलेटेबल है, तो इसको हमने किया कि ये बायोफिजिक्स है, ठीक है, बायोफिजिक्स है। एंड द लास्ट लाइन बायोफिजिक्स के बाद आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है, तो दैट इज इंटरनेट पब्लिकेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री, बायोलॉजिकल सिस्टम, डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम साइंस एट्सेट्रा, वो सारे पॉइंट्स मेंशन है। अभी के टाइम पे न्यू फील्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस research also emerged, that is the bioinformatics, neuroscience, theoretical biology, computer or computational genomics, एस्ट्रोबायोलॉजी, सिस्टमैटिक बायोलॉजी एट्सेट्रा, और सिंथेटिक बायोलॉजी। सिस्टमैटिक भी बायोलॉजी एक है जिसको हम टेक्सोनॉमी बोलते हैं, एंड सिंथेटिक बायोलॉजी। इतने टाइप्स के बायोलॉजी आए हैं, ये तो कम सम है। इसके बाद आपको स्टार्ट करना है, दैट इज अ डिस्क्राइब द स्कोप एंड इंटरडिसिप्लिनरी लिंकेज। आपको जो बोला गया ना ब्रांचेस ऑफ लिंकेज, ब्रांचेस ऑफ लिंकेज, आप पहला तो हिस्ट्री देंगे, थोड़ा सा आप डेफिनेशन दे दिए बायोलॉजी का, उसका एक इंट्रो डेफिनेशन होने के बाद आप हिस्ट्री देंगे। हिस्ट्री में आपने इतने सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ पर्सन्स का भी, साइंटिस्ट का भी नाम मेंशन किया। आफ्टर दैट जो स्कोप है, स्कोप मीन्स कितने सारे फील्ड्स हैं उसको लिखना है, डायरेक्टली आपको यहाँ से आना है। देयर आर मेन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, यहाँ पे बहुत सारे मैंने ब्रांचेस दिए हैं, ऑलमोस्ट 30 याद रखो, बहुत इनफ है, 30 से ज़्यादा नहीं। Aerobiology, the study of airborne organic particles. Agriculture, that is related to crop field, producing crops or raising livestock with an emphasis on the practical application, etc. Anatomy, the study of form and function in plants, animals and other organisms, specifically in humans. एनाटॉमी जब बोला जाए तो फॉर्म्स एंड फंक्शन लिख देने से भी हो जाता है, क्योंकि फॉर्म्स एंड फंक्शन बॉडी के विद इन ही क्रिएट होता है, तो एनाटॉमी। हिस्टोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ सेल एंड टिश्यूज, इतना लिखिए, छोटा छोटा करके लिखिए। एस्ट्रोबायोलॉजी, दैट इज एस्ट्रोबायोलॉजी मीन्स आपका जो लिविंग थिंग्स हैं, जो लाइफ है, फ्यूचर में जो लाइफ क्रिएट होने वाला है उसका डिस्ट्रीब्यूशन या इवेल्युएशन, कुछ भी यूनिवर्सल पॉइंट पे, यूनिवर्स में कैसा होता है। बायोकेमिस्ट्री, दैट इज रिलेटेड टू बायोकेमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन with the help of different type of chemical reagents on cellular level, मतलब बॉडी के विद इन जो सेल्स है उसके लेवल में कैसे होता है रिएक्शन। बायो इंजीनियरिंग, द स्टडी ऑफ बायोलॉजी थ्रू द मीन्स ऑफ इंजीनियरिंग विद एन एम्फेसिस ऑन applied knowledge and specifically related to biotechnology। बायो इंजीनियरिंग जब भी बात आए, इट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, इट इज रिलेटेड टू बायोटेक्नोलॉजी, where technology is used to study the different type of plasmid or different type of hybrid formation etc in human beings or human living things, human beings लिख सकते हो या living things। बायोजियोग्राफी, दैट इज रिलेटेड टू, बायोजियोग्राफी मीन्स रिलेटेड टू स्पीसीज, जो कि ये होता है आपका, क्या बोलो, लोकेशन वाइज अलग अलग होते हैं, दैट इज कॉल्ड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। Bioinformatics, the uses of information technology for the study, collection, storage of genomic and other biological data. Biomathematics, it is related to mathematical study
biological processes. Biomechanics often considered as the branch of medicine. मैकेनिक्स का बात आए तो यहाँ पे लिविंग बींग्स के अंदर जो बॉडी में मैकेनिज्म्स चलते हैं उसके बेसिस पे जो भी मेडिसिन डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स थेराप्यूटिक्स के बारे में बात हुआ वो चीज. Biochemical research, the study of health and disease. Pharmacology, the study of practical and applications of preparation, use, effects of drugs, synthetic medicines. Biomusicology, the study of music from a biological point of view. ठीक है, ये चीज़ का आप लोग एग्जाम दे के आओ. मैं एक्सपेरिमेंट की थी इस पे, तो मैं उस एक्सपेरिमेंट को भी आपको बताऊंगी बायोम्यूजिकोलॉजी के ऊपर. बायोफिजिक्स, द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस थ्रू फिजिक्स. ठीक है, इतना ही लिखिए, ज़्यादा बड़ा मत करिएगा, छोटे छोटे पॉइंट्स में. बायो सेमियोटिक्स, दैट इज सेमियोटिक्स के साथ बायोलॉजी को जोड़ना है. दैट इज कोई चीज़ को कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोई एनिमल्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस चीज़ों को अगर जानना है तो आपको बायो सेमियोटिक्स पढ़ना पड़ेगा. बायोटेक्नोलॉजी ऑलरेडी हो गया था. सिंथेटिक बायोलॉजी, तो ये सिंथेसिस कहाँ पे आप तैयार करते हो, प्रोडक्शन करते हो, इंजीनियरिंग पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे. तो इंटीग्रेटिंग इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बायोलॉजिकल फंक्शन नॉट फाउंड इन नेचर. बिल्डिंग बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ द इंडोर लिविंग एनवायरनमेंट. बिल्डिंग बायोलॉजी मीन्स आपके बॉडी के विद इन जो चीज को क्रिएट किया जाता है, दैट इज अ बिल्डिंग बायोलॉजी. अभी नेक्स्ट है बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स. सेल बायोलॉजी, स्टडी ऑफ सेल्स. कॉग्निटिव बायोलॉजी, दैट इज बायोलॉजिकल लिविंग बींग्स में उनके नॉलेज के ऊपर बात करना, दैट इज द कॉग्निटिव बायोलॉजी. Conservation biology, the study of preservation, protection, restoration of the natural environment, natural ecosystems, and vegetation and wildlife. देन देखो क्रायोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लोअर देन नॉर्मली प्रिफर्ड टेम्परेचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ये क्रायोबायोलॉजी ना नॉर्मली किया जाता है जो सॉइल के इनसाइड में एनिमल्स रहते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और डीप सी में डेप्थ में जो लोग रहते हैं ना, जस्ट लाइक बहुत सारे ऐसे फिशेस हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका डेवलपमेंट कैसा होता है या कैसा वो ग्रो करते हैं उसके ऊपर होता है. Developmental biology, that is related to zygote to human being formation of the any type of living organisms formation. ये जो study होता है उसको हम developmental biology और embryology भी बोलते हैं. embryology में particularly आता है कि development of embryo. Ecology, देखो यहाँ पे interaction between the living with the another or non-living elements in inside environment or of their environment, that is called ecology. Environmental biology, the study of natural world as a whole or in a particular area, especially as affected by human activity. Environment के within जो जो चीज़ें हैं उनके एरिया को लेके, उनके एक्टिविटीज़ को लेके जो बायोलॉजी हम लोग स्टडी करते हैं उसको हमने बोला environmental biology. Epidemiology, that is related to health of the population. जो फैक्टर्स हमारे हेल्थ को इफेक्ट करता है उसके ऊपर स्टडी. इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, दैट इज जो स्पीसीज डिराइव्ड हो रहे हैं और जो स्पीसीज इवॉल्व हुए हैं उनके ऊपर स्टडी होता है. जेनेटिक्स, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी. एपिजेनेटिक्स, दैट इज द हेरिटेबल चेंजेस, जीन एक्सप्रेशन में जो डीएनए सीक्वेंस को लेके चेंजेस आता है उसको एपिजेनेटिक्स बोलते हैं. हेमाटोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स, जिस ऑर्गन में ब्लड फॉर्म होता है उसको हम हेमाटोलॉजी बोलते हैं, उसके ऊपर स्टडी को. Integrative biology, the study of whole organism. Limnology, the study of inland waters. Marine biology, that means the study of marine things, marine animals, ecosystem, etc. Microbiology, the study about microorganism, microscopic organisms, etc. Bacteriology, the study of bacteria. Mycology, study of fungi. Parasitology, the study of parasites and the parasitism. वायरोलॉजी, द स्टडी अबाउट द वायरसेस एंड वायरस लाइक एजेंट्स. इतना एनफ है, और भी था, मैं और ज़्यादा नहीं जा रही हूँ. अगर आपको वो चीज़ अच्छा नहीं लगा, बीच में बहुत बड़ा बड़ा है, तो आप लास्ट का जो छोटे छोटे पॉइंट्स है उसको भी यूज़ कर सकते हो, जैसे इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर. एंटोमोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. हार्पेटोलॉजी, द स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस. इक्थायोलॉजी, द स्टडी ऑफ फिश. मामालॉजी, द स्टडी ऑफ मामल्स. ऑर्निथोलॉजी, द स्टडी ऑफ बर्ड्स. ये सभी यूज कर सकते हैं, ये भी इजी रहेगा. ठीक है, इसके बाद आपको और कुछ नहीं लिखना है, मार्क बहुत किया गया है, उसके बाद मगर नहीं लिखना है. हिस्ट्री अगर लिखना चाहते हो, जो हिस्ट्री अभी आपको पढ़ाया गया उसी पॉइंट्स को लिखिएगा.
और उससे ज़्यादा मत लिखिएगा, ठीक है?